जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताइए। चंडीगढ़ नगर निगम के लिए 35 वार्डों के लिए हुए चुनाव का यहाँ पे आकलन आ गया है, परिणाम आ गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली है। आपने 14 सीटों पर जीत हासिल की है, भाजपा 12 और कांग्रेस 8 पर सिमट कर रह गई है। हार जीत में उम्मीदवारों के साथ राजनीतिक दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी थी, जिसमें चंडीगढ़ के एकमात्र रैली करने वाले दिल्ली के CM और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल बाजी मार गए। उनकी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़कर इतिहास बना दिया। वहीं भाजपा के लिए प्रचार करने वाले हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर, केंद्र सरकार में मंत्री अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी कोई करिश्मा नहीं दिखा सके। भाजपा निगम की सत्ता से बाहर हो गई। यहां तक कि भाजपा के मौजूदा मेयर रविकांत शर्मा बुरी तरह से हार गए, जबकि सीनियर डिप्टी मेयर हारते हारते बचे। महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष और विधायक चंद्रकांत पाटिल ने सोमवार को कहा है कि राज्य में सत्ताधारी महाविकास अघाड़ी सरकार ने विधानसभा स्पीकर के चुनाव के मुद्दे पर जिस तरह राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का अपमान किया है, इससे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की नौबत आ सकती है। दक्षिण मुंबई स्थित विधान भवन परिषद में पाटिल ने आरोप लगाया कि शिवसेना की अगुवाई वाली MVS सरकार ने नए स्पीकर के चयन के लिए नियमों में बदलाव किया है। यहीं पर विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। पाटिल ने कहा कि पहले तो MVS सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा के नए स्पीकर का चयन करने के लिए नियमों में बदलाव किया। इससे पहले इसने कहा है कि सरकार ने नए स्पीकर के चयन की अनुमति के लिए राज्यपाल के 2 पत्र भेजे थे। इस तरह की बात का कहना भी राज्यपाल और संविधान का अपमान है। इस तरह से जंग छिड़ गई। भाजपा नेता ने कहा है कि हर कोई राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम को लेकर गंभीर सवाल पूछ रहा है। वहीं MVS सरकार के 3 दलों को शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने पाटिल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने सोमवार को कहा है कि वह राज्यपाल जगदीप धनखड़ के हावड़ा नगर निगम के विभाजन के लिए एक विधेयक को अपनी सहमति नहीं देने के पीछे के कारण समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हावड़ा नगर निगम के बल्ली नगर पालिका के चुनाव राज्य के अन्य नगर निकायों के चुनाव के साथ साथ हो सकते थे, जहाँ राज्यपाल ने सहमति दी थी। स्पीकर ने अपने विधानसभा कक्ष में कहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि राज्यपाल विधेयक को अपनी मंजूरी क्यों नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि ममता बनर्जी राज्य के मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के चयन पर विधानसभा परिसर में एक बैठक की इतर बोल रही थी। धनखड़ और ममता बनर्जी सरकार द्विविभाजन विधेयक को लेकर टकराव की राह पर हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा BJP अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की, ताकि उनकी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस तथा BJP के बीच सीट बंटवारे समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में ही होने जा रहे विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कुछ ही हफ्ते पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की घोषणा की थी। BJP के पंजाब प्रभारी तथा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं अकाली दल के पूर्व विधायक सुखदेव सिंह ढींढसा ने भी बैठक में शिरकत की। सूत्रों के अनुसार BJP इस गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है और राज्य विधानसभा की 117 सीटों में लगभग 70 अपने पास रखना चाहती है। कैप्टन दल को लगभग 30 से 35 सीटें दी जा सकती है और ढींढसा की पार्टी को 10-15 सीटें। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच यूपी में हो रही चुनावी रैलियों और रात में कर्फ्यू लगाने पर भाजपा सांसद वरुण गांधी ने सवाल उठाए हैं। वरुण गांधी ने कहा कि ये सामान्य जन सामान्य की समझ से परे है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि तंज कसा है, रात में कर्फ्यू लगाया गया है, जबकि दिन में रैलियों में लाखों की संख्या में लोगों को बुलाया जा रहा है। वरुण गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियों में लाखों लोगों को बुलाना यह सामान्य जनमानस की समझ से परे है। उत्तर प्रदेश की सीमित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मद्देनजर हमें ईमानदारी से यह तय करना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकता भयावह ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकना है अथवा चुनावी शक्ति प्रदर्शन। बता दें, देश के विभिन्न राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के देखते हुए भी शनिवार से उत्तर प्रदेश में रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। आगरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर पर मारपीट और पथराव के मामले में पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। आगरा मारपीट केस में पुलिस ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया और बाकी आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। यह वारदात बीते रात को बताई जा रही थी। आगरा के लोहा मंडी थाने इलाके में RSS के सेवा भारती कार्यालय के बाहर संप्रदाय विशेष के लोग शराब पी रहे थे। कार्यालय में मौजूद लोगों ने कहा है कि यह शराब पीने से मना किया, जिसके बाद वहाँ कुछ देर बहस हुई और फिर ये लोग सेवा भारती के कार्यालय के अंदर घुस गए और वहाँ मौजूद लोगों से मारपीट करने लगे।
हरिद्वार धर्म संसद में नफरती भाषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 76 वकीलों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना को एक पत्र लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के 76 वकीलों ने सीजेआई से नफरत भाषण में संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। पत्र में कहा गया है कि सम्मेलनों की आड़ में देश की धार्मिक स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश की जा रही है। सम्मेलनों के जरिए किए जा रहे घर वापसी और नरसंहार के आह्वान से देश के अल्पसंख्यकों के मन में खतरा पैदा हो रहा है। अधिवक्ता ने चीफ जस्टिस से मामले की संज्ञान लेने का आग्रह किया है। पत्र में वकीलों ने कहा कि दिल्ली में और हरिद्वार में आयोजित 2 अलग-अलग कार्यक्रमों में 17 और 19 दिसंबर 2021 के बीच नफरत भरे भाषणों में मुसलमान के नरसंहार का खुलकर आह्वान किया गया। इस साल पंजाब किसान आंदोलन की वजह से सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। किसानों ने केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन किया, जिनको मोदी सरकार को आखिरकार वापस लेना पड़ा। किसान आंदोलन के दौरान खूब राजनीति रोटियां भी सेकी गई, क्योंकि मामला विधानसभा चुनाव से जुड़ा था। यानी कोई पार्टी किसानों को नाराज नहीं करना चाहती थी। पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव है। इसको लेकर आपका चैनल यानी कि एबीपी न्यूज रिपोर्टर ने सर्वे किया है और इस सर्वे में देखा गया है कि जो ताजा सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा आया है, जिसमें सी वोटर के सर्वे में 32% लोग चाहते हैं कि आम आदमी की पार्टी की सरकार बने और 27% लोग चाहते हैं कि कांग्रेस जीते। लेकिन यहाँ पर भाजपा का नामो निशान नहीं, क्योंकि 11% लोग चाहते हैं कि अकाली दल जीते और 6% लोग चाहते हैं कि त्रिशंकु विधानसभा आएगी और 3% लोग चाहते हैं कि अन्य जीते, बल्कि 31% लोगों ने कुछ भी नहीं कहा है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि इस बार बीजेपी की सरकार यहाँ नहीं बनेगी। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में दिलचस्प नतीजे सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत हासिल किया है। वहीं सबसे ज्यादा सीट हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी का मत प्रतिशत बीजेपी से भी कम है। पिछले चुनाव में बीजेपी को 26 में से 21 सीटें मिली थी। अब की बार परिसीमन के बाद 35 सीटों में से बीजेपी महज 12 सीटें जीत पाई है। अब सवाल यह है कि मेयर आखिर किस पार्टी का और किस फॉर्मूले से बनेगा। फिलहाल बात करते हैं वोट शेयर की, जिसका आंकड़ा यह कहता है कि लोगों ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को भी अच्छी संख्या में वोट दिया है। बता दें कि 35 सीटों वाले निगम में से इस बार आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। देश में कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। रोजाना बढ़ रहे कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले को देखते हुए राज्यों ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दी है। अब उत्तराखंड में भी प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। उत्तराखंड में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान किसी को भी बिना काम के निकलने की मनाही होगी। देश में ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या 500 पार हो गई है। इसके साथ ही देश के 19 राज्यों में नए वेरिएंट को अपनी पकड़ बना ली है। ऐसे में सरकार सावधान बरत रही है। कांग्रेस पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे। नए साल में 3 जनवरी को पंजाब के मोगा पहुंचकर वह एक रैली करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में पंजाब चुनाव लड़ना कांग्रेस नेतृत्व के लिए भी आसान नहीं होगा। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लगातार इसका विरोध करते रहे। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व के लिए राहुल का यह दौरा सिद्धू और चन्नी के बीच सामंजस्य बैठाने की एक पहल माना जा रहा है। लक्ष्मीबाई की समाधि पर पहुंचे उनके इस कदम को विरोधियों की जवाब देने का कवायद माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसके बाद ज्योतिराज सिंधिया पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने ट्वीट किया है कि उन्होंने लिखा है, रानी लक्ष्मीबाई अपना दर्द भी बयां नहीं कर सकती कि कल जो मेरा कत्ल करके मेरी हार पर खुश थे, आज वही कातिल मेरे भूत पर हार पहनाकर खुश हो रहे हैं। गौरतलब है कि सिंधिया अपने खानदान से पहले शख्स है जो लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर पहुंचे। इस बात को लेकर सिंधिया हमेशा अपने विरोधियों के निशाने पर भी रहे हैं। जब वो कांग्रेस में थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मुद्दे पर उनकी आलोचना करते रहते। वहीं भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सिंधिया पर हमलावर रहती है। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घरों से खजाना मिलने का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। कानपुर में 180 करोड़ रुपए बरामद होने के बाद कन्नौज से करोड़ों का कैश, 125 किलो सोना, अरबों की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। डीजीजीआई ने बताया कि पीयूष जैन के घर से अब तक 194 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुए हैं। फिलहाल अभी ऑपरेशन जारी है। वहीं कारोबारी पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भी भेज दिया गया है। रविवार रात को गिरफ्तार करने के बाद पीयूष जैन को आज रिमांड यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश किया जाएगा। जीएसटी के टीएम ने पीयूष जैन को सोमवार की शाम करीब 4 बजे जीएसटी के विशेष अभियोजन अधिकारी अम्बरीश टंडन ने कोर्ट में समस्त दस्तावेज पेश किए और आरोपित को जेल रिमांड भी भेजा है। और यहाँ इस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुधीर मालवी की ओर से आपत्ति जताते हुए रिमांड निरस्त करने की अपील भी की गई है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताइएगा। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।